वजूद सभी का अपना अपना होता है। सूर्य के सामने दीपक की रोशनी कहीं नजर नहीं आती, लेकिन वही दीपक घनघोर अंधेरे को खत्म करने का मादा रखता है। खुद को कभी छोटा मत समझिए। हर किसी की अपनी अहमियत, अपना प्रभाव होता है, क्योंकि जहां सुई से काम होता है वहां तलवार काम नहीं आती। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ईश्वर की हर रचना अपने आप में खूबसूरत है। हम दूसरों से तुलना के कारण अपनी क्षमताओं को जान ही नहीं पाते। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, खुद को हर दिन और बेहतर बनाएं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। और आइए शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों, देश की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में देश के 27 राज्यों के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स फंड से स्थापित 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा, मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में भारत ने बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने कोविड महामारी की चुनौती का बहादुरी से सामना किया और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी देश तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर जिले में चिकित्सा महाविद्यालय हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासनाध्यक्ष के रूप में 20 साल पूरे कर लिए हैं। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने लोगों की आधारभूत जरूरतों को पूरा करके नए युग की शुरुआत की। सबसे लंबे समय तक गुजरात का मुख्यमंत्री और फिर पिछले 7 साल से भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने कई अहम योजनाओं को अमली जामा पहनाने में मुख्य भूमिका अदा की है। बीजेपी ने 80 सदस्यों वाली कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ समिति के सदस्य भी होंगे। समिति में 50 विशेष आमंत्रित और 189 स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे। इनमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषदों के विधायक दल के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मोर्चा अध्यक्ष, राज्य प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष भी शामिल हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वैज्ञानिकों से पूर्वोत्तर क्षेत्र के समृद्ध जैव संसाधनों और पशुधन की रक्षा और संरक्षण के लिए नए अनुसंधान पर जोर दिया है। उन्होंने नागालैंड के दीमापुर में ICAR राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र का दौरा किया। उपराष्ट्रपति ने पशुओं के संरक्षण और कृषि क्षेत्र में संस्थान की ओर से किए गए अनुसंधानों की तारीफ की और वैज्ञानिकों को ग्लोबल वार्मिंग के कारण किसानों को आने वाली परेशानियों के समाधान पर ध्यान देने की सलाह दी। मां दुर्गा की आराधना का नवरात्रि उत्सव पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ शुरू हो गया है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। कल पहले दिन देवी दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में उपासना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि आगामी दिन जगत जननी मां की आराधना में स्वयं को समर्पित करने के लिए है। इस अवसर पर उन्होंने अपने ट्विटर पर मां शैलपुत्री को समर्पित स्तुति भी साझा की। और अब बात NEWS यानी कि देश के चारों कोनों से आई राज्यवार सुर्खियों की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधायक पद की शपथ ले ली है। उनके साथ ही जंगीपुर और शमशेरगंज से चुनाव जीतने वाले हुसैन और अमीरुल इस्लाम ने भी शपथ ली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने तीनों नवनिर्वाचित विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव इस घटना की जांच करेंगे। आयोग 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। इस बीच पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी के पास हिंसा के संबंध में कोई भी जानकारी है तो उसे साझा करें। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। वहीं प्रदेश सरकार ने 8 अक्टूबर से टीकाकरण के लिए कवच कुंडल मिशन शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत प्रदेश में रोजाना 15 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा।
राज्य में 1 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक उपलब्ध है। एनजीटी के पास पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजीटी हरित पैनल पत्रों, अभ्यावेदन और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वयं कार्यवाही शुरू कर सकता है। मुंबई में क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के मामले में हिरासत में लिए गए आर्यन खान सहित 8 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी को कस्टडी में लेकर पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने नवरात्र के दौरान होने वाले गरबा, डांडिया और अन्य सांस्कृतिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं मूर्तियों की ऊंचाई भी सामुदायिक पंडालों के लिए 4 फीट और घरों के लिए 2 फीट तक सीमित कर दी गई है। सरकार ने सामुदायिक पंडालों में एक साथ 5 से अधिक लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा पंडालों में सशर्त पुष्पांजलि और सिंदूर खेला की अनुमति दे दी है। इसके लिए संपूर्ण टीकाकरण जरूरी है, यानी आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगवानी होंगी। वहीं बड़े पूजा पंडाल में 60 लोगों और छोटे पंडाल में 15 लोगों को प्रवेश मिल सकेगा। और देश और राज्यों के बाद आइए अब एक नजर डालते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों पर। रोम में G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में महामारी से उत्पन्न सामाजिक और रोजगार संकट का सामना करने हेतु कार्यवाही विषय पर चर्चा की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक समस्याओं के समाधान और विकास नीतियों के बारे में बहुपक्षीय मंचों पर व्यापक विचार विमर्श और चर्चा होनी चाहिए। भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए हमें पूरी दुनिया को एक परिवार समझते हुए एक रणनीति तय करनी होगी। इसके लिए सभी सांसदों को एक साथ मिलकर तैयार होना होगा और मिलकर प्रयास करने होंगे। डेनमार्क की प्रधानमंत्री शनिवार से 3 दिन की भारत यात्रा पर होंगी। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन शनिवार से 3 दिन की सरकारी यात्रा पर भारत आएंगी और इस दौरान वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। फ्रेडरिक्सन की यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंधों से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा का एक मौका भी होगा। इस दौरान हरित रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले मलेरिया रोधी टीके की अनुमति दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वो उप सहारा अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में बच्चों को मलेरिया रोधी टीका दिए जाने की सिफारिश कर रहा है। इन क्षेत्रों में पी फैल्सीपैरम मलेरिया का संक्रमण मध्यम से उच्च स्तर पर पाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि बच्चों के लिए मलेरिया के टीके की काफी लंबे समय से प्रतीक्षा थी और यह विज्ञान बच्चों के स्वास्थ्य और मलेरिया नियंत्रण के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने अपनी सोशल मीडिया सेवाओं के करीब 6 घंटे तक बंद रहने के कारण दुनिया भर में 3 अरब 50 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं को हुई कठिनाई के लिए माफी मांगी है। आंतरिक तकनीकी समस्या के कारण सोमवार रात फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के बंद रहने पर जुकरबर्ग ने खेद जाहिर किया है। रसायन विज्ञान में जर्मनी में जन्मे बेंजामिन लिस्ट और ब्रिटॉन डेविड मैकमिलन को अणुओं की खोज के लिए 2021 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। उनके रासायनिक टूल किट का उपयोग नई दवाओं की खोज और ऐसे अणु बनाने के लिए किया गया है जो सौर कोशिकाओं में प्रकाश को ग्रहण कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वायुसेना दिवस पर हमारे वायु योद्धाओं और उनके परिवार वालों को बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्विटर संदेश में कहा है कि भारतीय वायुसेना साहस, पराक्रम और व्यावसायिकता का पर्याय है। उन्होंने चुनौतियों के समय में देश की रक्षा करने और अपने मानवीय भावना के माध्यम से खुद को प्रतिष्ठित किया है। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वायुसेना दिवस पर हमारे वायु
सेना के योद्धाओं को बधाई दी है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए। और इसी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ट्वीट के जरिए भारतीय वायुसेना के योद्धाओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनाध्यक्ष के रूप में 20 साल पूरे हो गए हैं। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने लोगों की आधारभूत जरूरतों को पूरा करके नए युग की शुरुआत की। सबसे लंबे समय तक गुजरात का मुख्यमंत्री और फिर पिछले 7 साल से भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने कई अहम योजनाओं को अमली जामा पहनाने में उल्लेखनीय भूमिका अदा की। इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये 20 वर्ष गरीबों के कल्याण और अंत्योदय को समर्पित रहे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट के जरिए कहा कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्कृष्ट योगदान सराहनीय है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कर्मयोगी की तरह राष्ट्र को समृद्ध बनाने की दिशा में काम किए हैं। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान सेवक के रूप में 20 वर्षों की उनकी जन सेवा यात्रा, जहां निराशा के माहौल से देश को निकालकर विश्व गुरु के पथ पर अग्रसर करने की रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि महामारी जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधान और विकास नीतियों के बारे में बहुपक्षीय मंचों पर व्यापक विचार विमर्श और चर्चा होनी चाहिए। रोम में G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में महामारी से उत्पन्न सामाजिक और रोजगार संकट का सामना करने के लिए कार्यवाही विषय पर संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए हमें पूरी दुनिया को एक परिवार समझते हुए एक रणनीति तैयार करनी होगी। इसके लिए सभी सांसदों को एक साथ मिलकर प्रयास करने होंगे। मेरा मानना है भविष्य में आने वाली वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए पूरे विश्व को एक कुटुंब के रूप में मानकर हमें एक इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी बनानी होगी। इससे सभी संसदों का योगदान जरूरी है। हमारी प्राथमिकता ये होना चाहिए कि विकास की जो नीतियां बने वो सर्वसमावेशी हो, सर्वस्पर्शी हो, सर्वव्यापी हो तथा सर्वपोषक हो। इस प्रकार तैयार की गई सुविचारित एवं समन्वित नीतियों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संवाद एवं चर्चा होना चाहिए। कोविड महामारी के प्रभाव का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोविड-19 से भारत की अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस दौरान भारत में जीवन और आजीविका दोनों को बचाने का प्रयास किया गया है। साथ ही भारत सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। इसके लिए विशेष पैकेज जारी किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मनरेगा समेत कई योजनाओं का और विस्तार किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप में 67 मिलियन महिला सदस्य सक्रियता से काम कर रही है। अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के लिए एमएसएमई सेक्टर को सशक्त करना आवश्यक है। इसके लिए वित्तीय आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दुगना किया है और 157 बिलियन रुपए का किया गया है। हमारा उद्देश्य एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का है, जो वैश्विक सप्लाई चेन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में अपना योगदान करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले 100 देशों में आ गया है। उन्हें विश्वास है कि जल्द ही शीघ्र ही भारत
ऐसा प्रमुख देश बन जाएगा जहां अधिकाधिक निवेश होगा। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि देश की आर्थिक बुनियाद को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की गई हैं। भारत आज विश्व के टॉप 100 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले देशों में आ गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में भारत विश्व का टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन होगा। देश की आर्थिक बुनियाद को मजबूत करने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जैसी महत्वाकांक्षी आधारभूत योजनाएं प्रारंभ की है, जिससे न केवल इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी बल्कि देश में बड़े पैमाने पर रोजगार भी निर्माण होगा। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ने रोम में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष सर लिंडसे होयले के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस अवसर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे की संसद के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ने नीदरलैंड्स और जर्मनी के सांसदों के पीठासीन अधिकारियों से भी द्विपक्षीय चर्चा की। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और अब बात करते हैं आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के इतिहास के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में। आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 8 अक्टूबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। वर्ष 1932 में आज ही के दिन भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई। इंडियन एयरफोर्स भारतीय सशस्त्र सेना का एक अभिन्न अंग है जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा और वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। स्वतंत्रता से पूर्व इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद इसमें से रॉयल शब्द हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के साथ 4 युद्धों और चीन के साथ युद्ध में अपना योगदान दे चुकी है। अब तक इसने कई बड़े अभियानों को अंजाम दिया है, जिनमें ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस और ऑपरेशन पोमलाई शामिल है। वर्ष 2004 में आज ही के दिन भारतीय गेहूं पर मोनसेंटो का पेटेंट रद्द किया गया। इस कानूनी लड़ाई को देश की फूड सिक्योरिटी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना गया। इसमें एक तरफ भारतीय सीड कंपनियां हैं तो दूसरी तरफ मोनसेंटो जो विदेशी कंपनियों के पेटेंट को लागू करवाने की कोशिशों में जुटी हुई है। वर्ष 1996 में आज ही के दिन ओटावा में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य बारूदी सुरंगों पर विश्वव्यापी प्रतिबंध लगाना था। बारूदी सुरंग से पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इसकी रोकथाम का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई। लगभग 50 देशों की उपस्थिति में हुए इस सम्मेलन में बारूदी सुरंगों पर विश्वव्यापी प्रतिबंध लगाने की सहमति पर हस्ताक्षर किए गए। और प्रीति, जैसा कि हमने इतिहास में भी देखा कि आज भारतीय वायुसेना के नवरक्षकों के सम्मान का दिन है। आज हमारे देश के वायु वीरों के अदम्य साहस को याद करने का दिन है। बिल्कुल, देश की हवाई सीमा सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर भारतीय वायुसेना का 89वां स्थापना दिवस आज देश मना रहा है। इसका आदर्श वाक्य है नभः स्पृशम दीप्तम, यानी टच द स्काई विद ग्लोरी। आज भारतीय वायुसेना अपना 89वां स्थापना दिवस मना रही है। इसका आदर्श वाक्य है नभ स्पशम दीप्तम, यानी टच द स्काई विद ग्लोरी, जिसे श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। ये वाक्य महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए प्रवचन का अंग है। इसी आधार पर चलते हुए हमारी वायुसेना बल, वीरता और पराक्रम का सबल प्रतीक है। भारतीय सशस्त्र सेना का एक महत्वपूर्ण अंग है जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा और चौकसी जैसे महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी। 1950 तक पूर्ण गणतंत्र घोषित होने से पहले इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। आपकी जानकारी के लिए इस वायुसेना ने 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
1950 में रॉयल शब्द हटा दिया गया और नया नाम दिया गया इंडियन एयर फोर्स। तो इस तरह हर बरस 8 अक्टूबर का दिन राष्ट्र अपने इन नव प्रहरियों को समर्पित कर इनका अभिवादन करता है, सराहता है और कृतज्ञता जताता है। आज अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत के पास चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। भारतीय वायुसेना में मुद्दतों से ऐसे लड़ाकू विमानों के बेड़े रहे हैं, ऐसे जांबाज पायलट्स की लंबी फहरिस्त रही है जिन्होंने लगातार दुश्मन को नेस्तनाबूद किया है, राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया है, सीमाओं को सुरक्षित रखा है और आम नागरिक का विश्वास अक्षुण्ण रखा है। और इसी के साथ यहाँ अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं एक बेहद खास कलाकार की प्रस्तुति के साथ। आप देखिए मोहिनी अट्टम नृत्य से जुड़ी कुछ खास झलकियां। और इस सुंदर प्रस्तुति को आप देखकर आनंद लीजिए। मुझे और प्रीति को इजाजत दीजिए, लेकिन आप संसद टीवी के इस खास शो हेलो इंडिया को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। नमस्कार। पैदल गणपति जगजम नकजम जग जग पैदल गणपति जगजम नकजम जग जग पैदल गणपति तुणचे मुन